हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी यूपीएससी एस्पिरेंट चैनल पर। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम एक और वीडियो लेके आ गए हैं, एक नया टॉपिक लेके आ गए हैं, भारतीय समाज। जी हां दोस्तों, जीएस फर्स्ट के अंतर्गत हम कवर करा रहे हैं आपको इंडियन सोसाइटी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल पर जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, इसलिए क्योंकि आज हम आपको कराने जा रहे हैं भारतीय समाज में तीसरा टॉपिक, जिसका नाम है वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी मतलब ग्लोबलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण जैसा शब्द आपने 12th क्लास में आप परिचित हो चुके हैं। इस शब्द से आपने पॉलिटिकल साइंस, आपने इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, क्योंकि जब आप एलपीजी सिस्टम को पढ़ते हो तो एलपीजी में आपको बताया जाता है वैश्वीकरण की एक प्रक्रिया चली थी, एक हमारा निजीकरण की प्रक्रिया चली थी और एक हमारा उदारीकरण की प्रक्रिया चली थी। यह प्रक्रिया 1991 में चली थी भारत के अंदर और भारत ने नई आर्थिक नीति को अपनाया था। इसी नई आर्थिक नीति को नाम एलपीजी दिया गया था, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड आपका ग्लोबलाइजेशन। आखिर क्या ये ग्लोबलाइजेशन कोई नया वर्ड है? क्या भारतीय इससे परिचित हैं या नहीं है? सारे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आखिर ग्लोबलाइजेशन हमको यूपीएससी में पढ़ना क्यों अनिवार्य है? चलिए, तो हम हमारे टॉपिक को कैसे कवर करेंगे। सबसे पहले हम इसके अर्थ और परिभाषा को लेकर बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण के हमारे क्या क्या लक्ष्य होते हैं, इसकी विशेषता क्या है, इसके तत्व क्या होते हैं। फिर हम बात करेंगे प्राचीन वैश्वीकरण को लेकर कि हमारा जो प्राचीन समय से ही वैश्वीकरण है या आधुनिकरण में ही हमारा वैश्वीकरण आया है। अगर ऐसा है कि प्राचीन समय से वैश्वीकरण मौजूद है तो प्राचीन समय के जो वैश्वीकरण था और जो नया आधुनिक समय में जो वैश्वीकरण आया है, इन दोनों में क्या डिफरेंशिएशन है, मतलब डिफरेंसेस हैं और क्या अंतर हैं, ये सारी चीजें समझेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस वैश्वीकरण के प्रारंभ से लेके अभी तक के प्रमुख चरण यानी कि 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 और आपका 1.4 ये आपका हम लेकर आने वाले हैं। जैसे आपने सुना भी होगा कोरोना 2.0, 2.1 ऐसे करके आया था, तो हम इसके विकास के चरणों को भी आपको समझाएंगे। ठीक है ना। आगे बात करें तो हमारा इसमें हम आगे कवर करेंगे कि वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं या वैश्वीकरण के विभिन्न आयाम क्या हैं। वो आयाम कह सकता है, कारक कह सकता है, बात एक ही है। साथ वो ये भी कह सकता है कि क्या वैश्वीकरण के कारण भारत में कोई परिवर्तन देखे जा रहे हैं और किस किस क्षेत्र में परिवर्तन देखे जा रहे हैं, तो वो सारी चीजें पूछेगा भारत के संदर्भ में। आगे बात करें तो इसी वैश्वीकरण के हमारे प्रभाव भी वो पूछ सकता है कि वैश्वीकरण के क्या प्रभाव हैं या वैश्वीकरण होने के बाद क्या परिणाम निकलकर सामने आए हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में क्या इंपैक्ट पड़ा है, स्त्रियों की दशा पर क्या इंपैक्ट पड़ा है, व्यापार पर क्या इंपैक्ट पड़ा है, साथ ही कृषि क्षेत्र में भी क्या हमारा जो वैश्वीकरण है इसका प्रभाव नजर आता है, और अगर नजर आता है तो क्या इसके लाभ हो सकते हैं, क्या इसकी हानि हो सकती है। सारी बातों पर चर्चा करने वाले हैं विस्तार से, डोंट वरी। आगे बात हम आगे करेंगे हमारा क्या निष्कर्ष को लेके कि किस प्रकार से हमारा निष्कर्ष के रूप में हम इसको देख सकते हैं पूरे के पूरे वैश्वीकरण के टॉपिक को। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो एक बार फिर पुनः आपसे आग्रह है, निवेदन है कि प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दीजिए, क्योंकि आपके मास्टर ने भारतीय समाज इंडियन सोसाइटी की सीरीज दोबारा एक नया टॉपिक हमने स्टार्ट करवा दिया है, थर्ड टॉपिक, और ये सीरीज बंद नहीं होने वाली, कंटिन्यू रहेगी। आपकी सीरीज थोड़े टाइम के बाद वीडियो आएंगी, क्योंकि काम चल रहा है। मास्टर का एक और चैनल है केसीसी एजुकेशन नाम से, जहां पर मास्टर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैपिंग है ना, और आपका ये सारे संविधान भी, भारतीय संविधान भी कवर करा रहा है। अगर आपको वो टॉपिक वहां से कवर करने हैं तो आप उस चैनल को भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप वहां से वो देख लीजिएगा। चलिए ग्लोबलाइजेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन, सबसे पहले हम समझते हैं वर्ड एक आपका ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर या फिर सार्वभौमिक। यानी कि ग्लोबल का मतलब हम देखें तो संपूर्ण पृथ्वी की बात करता है, ग्लोबल लेवल की बात करता है, यानी कि सार्वभौमिकरण की बात करता है।
इसका मतलब यह है कि हम संपूर्ण पृथ्वी पर जितने भी देश हैं सबका एकीकरण करना चाह रहे हैं, और पूरी पृथ्वी पर जितने भी देश हैं इनका एकीकरण होकर ये एक ग्राम के रूप में आ जाए। अगर आपने सुना होगा मोदी जी को, तो वसुधैव कुटुंबकम की नीति हमारी वेदों में पहले से ही दे रखी है, यानी कि हम पूरे विश्व को एक अपना क्या मानते, अपना ही मानते हैं, अपना गांव मानते हैं कि हाँ हम पूरा विश्व एक है। और इसी वसुधैव कुटुंबकम की नीति को फॉलो करते हुए हमारा वैश्वीकरण है। इसी वैश्वीकरण में आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार से हम सभी देशों को इकट्ठा करना चाहते हैं, चाहे फिर वो सामाजिक तौर पर हो, सांस्कृतिक तौर पर हो, आर्थिक तौर पर हो, राजनीतिक तौर पर हो, या फिर आपका पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर हो। हम सबको संयुक्त लेकर, एकजुट होकर मानव कल्याण के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए एक साथ आना चाहते हैं। यही प्रोसेस, यही प्रक्रिया मानव की जो एक प्रक्रिया है कि पूरे विश्व को एक साथ बांधने की, चाहे वो किसी भी तरीके से है, इसी को कहा गया है वैश्वीकरण। अब आप अगर देखोगे तो वर्तमान समय में, आधुनिक समय में जब से हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, तब से क्या हुआ है, यानी कि जब से हमारा औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ है, तो आपका तकनीक बढ़ी है, आपका भाई उद्योग बढ़े, आपका परिवहन की सुविधाएं बढ़ी हैं, आपका संचार की सुविधाएं बढ़ी हैं, आपका व्यापार बढ़ा है। और जब ये चीजें बढ़ रही हैं तो हम एक दूसरे से क्या करें, लिंक कर पा रहे हैं। लोकतंत्र जैसी अवधारणा आई हैं, उदारवाद जैसी अवधारणा आई हैं। ऐसी अवधारणाओं के आने से, मानव अधिकार जैसी अवधारणाओं के आने से हम एक देश दूसरे देश के साथ, चाहे वो व्यापारिक माध्यम से है, चाहे सांस्कृतिक माध्यम से, वो कनेक्ट कर पा रहा है, जुड़ पा रहा है। यही है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का कोई और मतलब नहीं है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हम विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं को एक करना चाह रहे हैं, चाहे तो वो आर्थिक रूप से हो। स्टार्टिंग में इसका जब रूप आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में इसका रूप जो हमारा था वो क्या था, केवल आर्थिक था, लेकिन धीरे धीरे सामाजिक हुआ, सांस्कृतिक हुआ, पर्यावरणीय स्तर पर आप देखने को मिल सकता है, और वर्तमान समय में आप काफी सारी चीजों को देख रहे होंगे। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन का परिणाम है। क्यों परिणाम है? आपकी सरकार की नीतियां आप तक पहुंचने में देरी हो सकती है, लेकिन डोमिनोज वाला पिज्जा आपके घर पर भेज देगा, बर्गर आपके घर पर भेज देगा, पेप्सी, कोका कोला ये आपके घर पर आ जाएंगे। यही वैश्वीकरण के परिणाम हैं, यही वैश्वीकरण है। यही वैश्वीकरण का एक इंपॉर्टेंस है कि पॉलिसीज भले आपको देर हो जाए, लेकिन ग्लोबलाइजेशन है। आज जो आप मार्केट से सस्ता कपड़ा खरीद पा रहे हैं, इतनी सारी मार्केट में कंपनीज आके बैठ रही हैं और वो सस्ते से सस्ता और अच्छी क्वालिटी का जो माल प्रोवाइड आपको करवाया जा रहा है, वस्तुएं प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, वो सब किसका परिणाम है? ग्लोबलाइजेशन का परिणाम है। तो ग्लोबलाइजेशन हल्का फुल्का मामला नहीं है। तो चलिए एक एक पॉइंट करके ग्लोबलाइजेशन को समझते हैं। देखिए जरा, ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है? विश्व का एकीकरण करना। तो वैश्वीकरण का अर्थ हो गया हमारा क्या? विश्व का एकीकरण करना ही ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। और हमारा भूमंडलीकरण का क्या मतलब हो गया? कि भूमंडल का एकीकरण करना। हम भूमि पर रह रहे हैं, एक मंडल, जैवमंडल में रह रहे हैं। इस जैवमंडल में जितने भी हमारे प्राणी रहते हैं, मानव जाति वाले, सबका एकीकरण हो जाए, सारी अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण हो जाए, यही हमारा भूमंडलीकरण कह पाता है। समझ में आया नहीं आया? आगे बात करेंगे हमारा क्या? परिभाषा। तो आखिर एक सटीक परिभाषा क्या होनी चाहिए हमारे किसकी? ग्लोबलाइजेशन की, वैश्वीकरण की। तो देख लीजिए जरा फास्ट। यह एक मानवीय प्रक्रिया है जिसमें समस्त देश एक दूसरे से सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से निर्भर और जुड़े होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह एक मानवीय प्रक्रिया है। मानवीय प्रक्रिया कोई भी प्रक्रिया हो सकती है। मानव के द्वारा की गई कोई प्रक्रिया, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो आर्थिक है, चाहे वो सांस्कृतिक है, चाहे वो धार्मिक है, जिससे एक दूसरे पर हम निर्भर होते हैं या एक दूसरे से हम जुड़े हुए होते हैं, इसी को कहते हैं हमारा क्या? वैश्वीकरण। ताकि विश्व का एकीकरण हो सके, इसका लक्ष्य क्या है? ताकि विश्व का एकीकरण हो सके, इसी को कहते हैं हमारा क्या? ग्लोबलाइजेशन। तो आई होप आपको वैश्वीकरण का अर्थ, ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। आगे हम बात कर लेते हैं इसकी विशेषताओं के ऊपर। तो विशेषताओं के ऊपर बात करें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इसका तत्व या इसके लक्षण या इसके लक्ष्य, इसकी विशेषताएं, इसके गुण क्या हैं। पहला कि यह कोई एक आयामी नहीं बल्कि बहुआयामी प्रक्रिया है। प्रारंभ में वैश्वीकरण ने जरूर आर्थिक रूप धारण किया था, लेकिन वर्तमान समय में हम ये नहीं कह सकते कि एक आयाम है। हम इसके आयामों को मतलब एक तरीके से कैटेगराइज कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी जितनी संभावनाएं हैं हम ये कह सकते हैं। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि हम और माध्यमों से जुड़ें तो इसके जो आयाम हैं या कारक हैं वो और बदलें।
ठीक है ना। जैसे हमारा सामाजिक रूप से हम एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, स्वास्थ्य है, जनसंख्या है, हम एक दूसरे पर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है या नहीं, बिल्कुल है। ऐसे अगर आप जाएंगे तो आप देखिए राजनीतिक तौर पे, आप इंटरनेशनल लेवल पे चले जाइए, यूएनओ लेवल पे आप जाके देखिए, हम कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिक मुद्दों से भी जुड़े होते हैं, क्योंकि हमारा राजनीतिक संबंध किसी देश के साथ कैसा है यही हमारा निर्भर करेगा, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी होगी, हमारी जो विदेश नीति होगी, वही उसको तय करता है उसके प्रति हम कैसी विदेश नीति अपनाएंगे। साथ ही आपको ये पता चलेगा कि इसके साथ हमारे व्यापार संबंध कैसे होंगे, किससे, राजनीतिक संबंधों से। तो आप समझ पा रहे हो कि एक तरीके से एक आयाम नहीं है, हम सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, यहां तक कि पर्यावरणीय मुद्दों के आधार पर ही एक दूसरे से जुड़ते हैं। और ये क्या है, यही तो हमारा वैश्वीकरण है। तो वैश्वीकरण की विशेषता ये है कि इसमें क्या है, इसमें कई सारे आयाम हैं, ये एक आयाम नहीं बल्कि बहुआयामी अवधारणा है। आगे बात करें तो तकनीकी विकास, तो जैसे जैसे तकनीक का विकास हुआ है ना, वैसे वैसे वैश्वीकरण को तीव्रता मिली है। तो जितने भी आइटम हैं, जितने भी पॉइंट हैं, ये जैसे जैसे विकसित होते जाएंगे वैसे वैसे ग्लोबलाइजेशन लगातार बढ़ता जाएगा। इस बात को आपको पॉइंट आउट करना होगा। तो तकनीकी विकास क्या है, तकनीकी विकास का मतलब है कि जैसे आपके दूरसंचार के साधन हैं, या आपके कम्युनिकेशन के जितने भी साधन हैं, आपके जितने भी साधन, चाहे वो टेलीफोन है, इंटरनेट है, जिनसे आप कम्युनिकेट कर पाते हो, एक देश मतलब यहाँ से एक देश से दूसरे देश में आपने मैसेज भेज दिया, किसी व्यक्ति के मन के विचारों को यहाँ पर ग्रहण कर लिया, ये सब क्या है, किसके कारण हो पा रहा है, ये आपका तकनीक के कारण हो पा रहा है। और तकनीक से क्या हम जुड़े हुए नहीं है, हम दूर विदेशों से क्या करते हैं, खेती के लिए या अन्य चीजों के लिए बहुत सारी मशीनें, तकनीकें मंगाते हैं, और हमारे यहां से भी बहुत सारे देशों में तकनीकी मशीनें जाती हैं। तो ये हम एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, तकनीक का आदान प्रदान कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा क्या है कि हमारे संबंध नजदीक हो रहे हैं, और हमें ऐसा लगता है कि पूरा विश्व एक गांव की तरह सिमटता जा रहा है, जो कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया का एक भाग है। संचार के माध्यम, मैंने आपको बता दिया, संचार के माध्यम से। और हम बात करते हैं यातायात। अगर यातायात अच्छा हो जाएगा तो आवाजाही अच्छी हो जाएगी, चाहे तो जन या लोगों की आवाजाही है या फिर आपका किसी माल की, वस्तुओं की आवाजाही है। अगर हमारे मान लीजिए वायुयान या हमारा सड़क मार्ग या फिर आपका रेलवे मार्ग, ये या जल मार्ग हमारे जितने विकसित होंगे, उतना ही हमारी कनेक्टिविटी दूसरे देशों के साथ अच्छी होगी। अगर आप अंदाजा लगाइए कि अगर हम पाइपलाइन बिछा दें, कहां से कहां तक, अगर हम इराक, ईरान तक पाइपलाइन बिछा दें, तो क्या हमको तेल मिलने में कठिनाई होगी, और तेल के दाम कितने सस्ते हो जाएंगे। लेकिन बीच में क्या आ रहा है, बीच में पाकिस्तान पड़ता है, अफगानिस्तान पड़ता है, जिसकी वजह से पाइपलाइन बिछाना थोड़ा सा संभव नहीं हो पा रहा है। तो आप जरा देखिए, तो हमारे इंटरनेशनल जो रिलेशन है वो भी इफेक्ट करते हैं किसको, ग्लोबलाइजेशन को। तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। चलिए, तो यातायात के साधनों में अगर विकास होगा तो ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि ये भी इसकी एक महत्वपूर्ण हमारे क्या है, विशेषता है। आगे बात करें तो सतत प्रक्रिया, ये कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो रुक जाती है, ठहर जाती है। हम प्राचीन समय से देखें तो हमारे व्यापारिक संबंध प्राचीन समय से ही रोम साम्राज्य, यूरोपियन देशों के साथ, अफ्रीकन देशों के साथ रहे हैं, एशियन देशों के साथ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि व्यापारिक संबंध तो हमारे पहले से ही थे, स्टार्टिंग से। और ये प्रक्रिया स्टार्टिंग में, मतलब पहले भी प्राचीन समय में भी थी और आज भी है। इसका मतलब ये कभी रुकी नहीं है, तो ये निरंतर लगातार चलती रहती है। तो ये ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया का एक गुण ये भी है कि ये कभी बंद नहीं होती, ये निरंतर चलती रहती है। इसमें एलपीजी हमारा सिस्टम काम करता है। एलपीजी मतलब वही मैंने बताया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और आपका ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों ही पार्ट हैं किसके, ग्लोबलाइजेशन के। इनके बिना ग्लोबलाइजेशन शायद पॉसिबल ना हो पाए। आगे बात करें तो हमारा एमएनसी कंपनीज, जितने भी हमारी एमएनसीज होती हैं, आपको शायद जान के हैरत होगा कि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, बहुत बुरी तरीके से, या बहुत एक तरीके से आप कह सकते हो कि प्रभावी रूप से इनको प्रभावित करती है ग्लोबलाइजेशन को। आपने सुना होगा मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज ने भी क्या करा है, अपने देश की सुविधाएं यहां पर देना प्रारंभ कर दिया। हमारे कुछ देश की जो सुविधाएं विदेशों में जाके मिलने लगी हैं, किसके कारण, मल्टीनेशनल कंपनीज के कारण भी, या क्योंकि इससे ग्लोबलाइजेशन इससे रोजगार भी बढ़ता है, इससे व्यापार भी बढ़ता है, इनके कारण उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है और हमको नई नई तकनीक भी प्राप्त होती है। तो ये भी हमारे इफेक्ट कर रहा है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि आप कनेक्टिविटी भी बिठा पा रहे हैं, एक जगह पर बैठे बैठे आप अमेरिका की खबर सेकंडों में ले पा रहे हैं, किसके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से।
चलिए आगे बात करते हैं। एक और हमारा क्या, शिक्षा। जी हाँ, शिक्षा का भी ग्लोबलाइजेशन में एक महत्वपूर्ण योगदान है। क्यों योगदान है? क्योंकि हम शिक्षा प्राप्त करके क्या करते हैं, नए नए भाई डॉक्टर तैयार करते हैं, इंजीनियर तैयार करते हैं, साथ ही एक स्थान से या दूसरे स्थान पर हम शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी जाते हैं। तो हमारा जो विश्व है या विश्व के सभी जो देश हैं वो शैक्षिक माध्यम से भी कहीं ना कहीं आपस में जुड़ाव रखते हैं। ऐसे ही आपका स्वास्थ्य सुविधा लेने के लिए हम अमेरिका भी जाते हैं, अमेरिका वाले यहां पर भी आते हैं। स्वास्थ्य पर्यटन, भारत का कितना बड़ा योगदान है स्वास्थ्य पर्यटन में, आपको पता है ना। तो कितने सारे अमेरिकन यहां पर घूमने के लिए आते हैं, विदेशी जितने भी हमारे कंट्री वाले हैं वो यहां पर घूमने आते हैं। तो आप जरा समझिए कि स्वास्थ्य में कितनी बड़ी अहम भूमिका है। इस बार भी जब कोरोना आया तो कोरोना के काल में भी आप एक बड़ा उदाहरण देख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन है, इसलिए हम एक दूसरे देश को दवाइयां ट्रांसफर कर पाए, इंजेक्शन ट्रांसफर कर पाए, और जिससे हमारी महामारी पर कंट्रोल पाया गया बहुत जल्दी से, नहीं तो वो संभव नहीं हो पाता। आगे अगर हम बात करें तो व्यापार भी एक क्या है, इसका एक भाग है, इसकी एक विशेषता है, क्योंकि जितना व्यापार होगा उतना ही ग्लोबलाइजेशन और तेजी से बढ़ेगा। साथ ही आपका प्रवास भी आपको पता है कि प्रवास मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान से लोग जाते हैं, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर, तो उसे कहते हैं हमारा क्या, प्रवास। तो प्रवासी लोग हमारे देश में भी हैं और दूसरे देशों में भी प्रवासी लोग होते हैं। मतलब हमारे देश के कुछ प्रवासी अन्य देशों में जाके चले गए हैं और कुछ अन्य देश के प्रवासी हमारे देश में आ गए, किसके लिए, रोजगार की तलाश में, एजुकेशन के लिए या स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। तो ये हमारा किसका प्रभाव है, ग्लोबलाइजेशन का। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने तकनीकी सुविधा, यातायात की सुविधा इतनी मतलब अच्छी कर दी है, जिससे क्या हो रहा है, हम कनेक्ट कर पा रहे हैं एक दूसरे के साथ, और आर्थिक क्रियाएं तो हमारी हैं, आपको पता है। और साथ ही अगर हम बात करें तो वैश्वीकरण ने एक अवधारणा प्रस्तुत कर दी है, क्या, विश्व ग्राम की अवधारणा, कि हम पूरे विश्व को क्या करने, एक गांव के रूप में समेटना चाहते हैं। बाकी जितने भी टॉपिक बचे हैं, इन टॉपिक पे हम अगली वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियो में उसमें मतलब चर्चा जरूर करेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक करते रहो, अपने दोस्तों को शेयर करते रहो और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।